आखिरी रास्ता। जी हाँ, जब दबंग दबंगई दिखाएं, सिस्टम बेसुध हो जाए, सरकार कोई गुहार ना सुने, तो ऐसे में अक्सर मजबूरों को आखिरी रास्ता ही नजर आता है। नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। साल से इंसाफ का इंतजार, 2 साल से प्रदर्शन बरकरार, उसके बावजूद नहीं सुनते सरकार। फतेहाबाद में एक दंपत्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही आत्महत्या की धमकी भी दी है। आखिर क्यों एक परिवार आत्महत्या के लिए मजबूर है? एक रिपोर्ट देखिए आप, फिर चर्चा करते हैं। एक दंपत्ति की दर्दनाक कहानी। 3 साल से इंसाफ का इंतजार, 2 साल से प्रदर्शन बरकरार, नहीं सुनती सरकार, अब नजर आ रहा सिर्फ आखिरी द्वार। जरा सोचिए, किसी के सिर से छत छिन जाए, उसी के मकान से उसे बेरहमी से पीट पीट कर बाहर निकाल दिया जाए और 2 साल तक धरने के बाद भी उसे इंसाफ ना मिले, तो वो मजबूर शख्स क्या करेगा? फतेहाबाद में एक दंपत्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फतेहाबाद में एक दंपत्ति ने दी आत्महत्या की धमकी। आत्महत्या के लिए मजबूर होने की वजह डीसी NK सोलंकी को बताया। पिछले 2 साल से लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं दंपत्ति। दंपत्ति का आरोप, प्रशासन उनकी जायज मांगों पर नहीं दे रहा ध्यान। 3 साल पहले कुछ दबंगों ने दंपत्ति को मकान से पीट पीट कर निकाल दिया था बाहर। दबंगों ने फर्जी तरीके से मकान की रजिस्ट्री भी करवा ली थी। मकान मालिक राजेश के पैर में आई थी गंभीर चोट। ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है। लोकायुक्त ने प्रशासन को दिए थे राजेश को रोजगार और मकान देने के आदेश। बावजूद इसके अभी तक पीड़ित दंपत्ति की कोई मदद नहीं की गई। ज्ञानराम है, जगदीश जेवलरस ने जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसने जी फर्जी रजिस्ट्री करवाई। तो मेरी सिर्फ 2 ही मांग है। सन 2012 से मैं संघर्ष करता आ रहा हूँ। पुलिस झूठी, हाँ, मेरे साथ मारपीट की जी। मैं जिंदगी भर खाने कमाने के लायक नहीं। मेरे जो एक भी पैर की नस है ये कटी हुई है और मेरी सिर्फ 2 ही मांग थी जी। प्रशासन से जो लिखित में रोजगार दे रखा है वो रोजगार हमें दिया जाए और मेरे केस की इंक्वायरी की जाए जी। और मेरी कोई सुनाई नहीं है। लोकायुक्त प्रीतमपाल जज का भी फैसला आ चुका है, 20 को जो है मकान दिया जाए और इनको एक को नौकरी दी जाए। मैंने लघु सचिवालय की दीवार पर लिख दिया, बिल्कुल कोर्ट की ये जो मैं बैठा हूँ इसके सामने दीवार है, 29/3/2016। प्रशासन मेरे को जो है मरने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरी सिर्फ 2 ही मांग है, भी जो लिखित में रोजगार दे रखा वो रोजगार और मेरे केस की इंक्वायरी की जाए। प्रशासन अगर मेरी नहीं मानते हैं तो मैं जहर खा के आत्महत्या करूंगा और मेरी मौत का जिम्मेवार जो है डिप्टी कमिश्नर साहब होगा, DC NN सोलंकी, जो मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा। मेरा लोकायुक्त का जज साहब का फैसला आ चुका है जी। हम फतेहाबाद धरने पे बैठे हैं कोर्ट के सामने और प्रशासन 2012 से बैठे, कोई सुध नहीं दे रहे, झूठे मुकदमे बना अंदर डाल रहे हैं। और मेरे घर वाले ने अभी मतलब द्वारा पे लिख दिया मरने के लिए। ये इसके दिमाग की साइड से मतलब परेशान कर रहे हैं और अगर ये मर गया तो इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। और ये जो चंदन वगैरह हैं ये बारी बारी धरने पे आके धमकी देते हैं, भी हमारा क्या बिगाड़ लिया। जगह थी 6 मरले, बुढ़ी मारती देगी थी 2.5 लाख में और चंदन ने 6 मरला की बजाय करनाल पे कब्जा कर रखा है नाजायज। प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा। एक धारा 45 लागने की बात भी चंदन उस घर में बैठे हैं और हम रोड पे बैठे हैं और भी चंदन के पास पैसे है ना, इसलिए प्रशासन दबाया हुआ है चंदन से। राजेश के मुताबिक NK सोलंकी से पहले DC रहे ML कौशिक ने उन्हें मकान और रोजगार का आश्वासन दिया था, लेकिन मौजूदा DC ने उनकी एक न सुनी। वहीं इस मामले पर जब हमने DC साहब से बात करना चाही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन को भी अपना फर्ज याद आ गया और उन्होंने दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा इस दंपत्ति की फरियाद? क्यों लोकायुक्त के आदेशों की हो रही है अनदेखी? अगर इस दंपत्ति ने कोई गलत कदम उठा लिया तो कौन होगा जिम्मेदार? फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
और ये पूरी कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब आपको ये पूरी कहानी, वो दर्द उस पीड़िता की जुबानी हम सुनाएंगे जो वाकई में परेशान है, जिनके पति को और उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। मूर्ति देवी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। मूर्ति देवी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरीके से आपको प्रशासन द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। साहब जी, मैं अपना न्याय मांगने के लिए धरने के ऊपर बैठती हूँ बारी बारी। हाँ। प्रशासन झूठा आश्वासन दे के धरना पड़वा देता है, झूठे मुकदमे दर्ज करता है। और मेरा सरमन जाति के साथ झगड़ा, मेरा मकान जला दिया था और मेरे घर पे कब्जा कर रखा है जबरदस्ती। हाँ। और मेरे पति को कल इन्होंने गिरफ्तार करना था तो दिन में गिरफ्तार करना था, इन्हें रात ने 10:30 बजे गिरफ्तार किया है। हाँ। लेकिन जी, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये कह रहे हैं दलितों के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा, दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हाँ। मैं थाने के अंदर गई, रात ने 10:30 बजे फोन कराया भी तेरे पति को गिरफ्तार कर लिया है जी। मैं थाने के अंदर गई तो मेरे को भी धमकी दी गई है भी तेरे को भी गिरफ्तार कर लेंगे जी ज्यादा बोली तो। हाँ। मैं जी 2012 से धरने पे बैठी हूँ, लगातार धरने पे बैठी हूँ। इतने ओले तूफान सब कुछ आता है। मेरा पति पैर से अपंग है, कोई काम करने के लायक नहीं है और प्रशासन झूठे मुकदमे बना के अपना पीछा छुटाने के लिए ये कहता सरकारी ड्यूटी में बाधा डाला, सरकारी ड्यूटी में बाधा डाला। एक इंसान पैर से अपंग है, वो क्या सरकारी ड्यूटी में बाधा डालेगा। और ये साहब जी, मेरा मतलब 2.5 लाख में मैंने जमीन मोल ली थी बूढ़ी माता से। एग्रीमेंट था जी मेरे पास, धारा 145 लगी थी। सुधार जाति मकान में बैठा, धारा तोड़ के, और मैं रोड पे बैठी हूँ। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं है साहब जी। हाँ, मूर्ति देवी जी, आप बता रहे हैं कि आपकी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन लोकायुक्त ने तो फैसला आपके पक्ष में दिया था। नौकरी देने की बात भी कही थी, आपको ये भी कहा था कि प्लॉट भी मिलना चाहिए, तो क्या उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ? साहब जी, लोकायुक्त उसने फैसला दिया था जी, वो भी डीसी साहब ने चैलेंज कर दिया। अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है देने के लिए, कोई नौकरी नहीं है। हाँ। जी, उसने भी फैसला भेज दिया जी, राज्य मंत्री ने भी हमारे हक में भेज दिया भी इनको काम करो इनका। ये डीसी साहब ने कुछ भी नहीं करा और बारी बारी हमारे को बस ये परेशान करता है, झूठे मुकदमे बनवा के हमारे ऊपर और हमारे को अंदर डाल देता। अब की बार जी मैं घर पे आ गई थी, मेरा लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। नहीं मूर्ति देवी जी, आप अभी कह रहे हैं कि राज्य मंत्री ने आपके पक्ष में फैसला दिया था, क्या नाम था? जी, राज्य मंत्री का कृष्ण बेदी जी। कृष्ण बेदी ने आपको ये आश्वासन दिया था? नहीं, आश्वासन तो जी डीसी साहब ने दिया था, जो अमिल कौशिक साहब थे उन्होंने दिया था। हाँ। बलजीत साहब ने दिया था लिखित में। हाँ। कि तेरे को ये नौकरी दी जाएगी, तेरे को रहने के लिए मकान बना के दिया जाएगा, धरना पाड़ दे, धरना पाड़ दिया। हाँ। फिर इनने साहब जी कोई भी काम नहीं करा, फिर हमने दोबारा धरना लगा दिया। फिर साहब जी ने दोबारा हमारे ऊपर मुकदमा झूठा दर्ज करके मेरे बच्चों के ऊपर हमने जेल में डाल दिया। फिर हमारी जमानत हुई, फिर हम मतलब फिर धरने पे बैठ गया, फिर इनने झूठा मुकदमा चलिए लगा मूर्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस। पहले एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि फतेहाबाद के डीसी से हम बात करें, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर पाएंगे हमसे, शायद इसीलिए फोन नहीं उठा रहे क्योंकि परेशानी है। ये कह रहे हैं कि मीटिंग में हूँ, क्या इतनी भी जरूरी ये बात नहीं है कि आप इस पर बात हमसे कर सकें? मूर्ति जी, आपके पास वापस आऊंगी। आप बता रहे कि कृष्ण बेदी तक ने आपको ये कह दिया था कि आपको मकान मिलेगा, आपको उसके साथ नौकरी भी मिलेगी, लेकिन आखिर क्या वजह है? ना नौकरी मिल पा रही है, ना मकान मिल पा रहा है, और ऊपर से आप लोगों को परेशान लगातार किया जा रहा है। जी, परेशान लगातार परेशान किया जा रहा है। ना नौकरी मिली, ना मकान मिला, और जो अपराधी लोग हैं वो दूसरे गुंडे लोग हैं, वो दमंगी लोग, वो उस मकान के अंदर ही बैठे हैं और मैं रोड पे बैठी हूँ। एक मेरे को धर्मशाला में कमरा दे रखा, यहाँ पर ब्याह शादी होते हैं, जो भी लोग आते हैं कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तेरे गुदड़े बाहर फेंक देंगे, तेरा सामान बाहर कटवा देंगे। जी, मेरे को तो मरने से सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। नहीं, आप मूर्ति देवी जी, आप हिम्मत मत हारिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे तमाम अधिकारियों से बात करें। कृष्ण बेदी, आपने उनका भी जिक्र किया, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन ये मामला कोर्ट में भी है। जिन दबंगों ने आपको परेशान किया था, जिन दबंगों की तरफ से लगातार आप पर और आपके घर वाले पर अत्याचार किए जा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में जमानत पे रिहा हुए, क्या एक्शन उनके खिलाफ हुआ? साहब जी, जब मैं दानक जाती हूँ, दानक जाती तय हूँ जी, अपना डीएसपी साहब ने मेरे दानक जाति का एग्रीमेंट नहीं लगाया जी। वो उनके ऊपर 80 एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो 80 एक्ट का मुकदमा बरी लिगड़ गया। 420 में भी बरी काट दिया उनने जी। दूसरे लोगों पे 420 लगी थी और 80 एक्ट का मुकदमा लगा था, उसमें बरी काट दिया। कोर्ट ने ये कहा अभी हमने तेरी जाति नहीं मानी दानक के। लेकिन
डीएसपी साहब ने धारा काट दी, जो मेरे घर में उन्होंने आग लगाई थी, घर की तोड़ फोड़ करी थी। तो उनकी धाराएं और- काट दी गई, उन्हें रिहा कर दिया गया, कोई एक्शन मूर्ति जी उनके अगेंस्ट नहीं लिया गया। हाँ जी, कोई एक्शन नहीं लिया गया साहब जी उनके खिलाफ। लेकिन आपने मुझे अभी ये भी बताया था कि आपके पति को भी बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। 10:30 बजे के करीब ही आप पहुंचते, आपके पति को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जब आप विरोध करती हैं तो कहते हैं कि चुप होके बैठ जाने तो तुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, मेरे को कह रहे तेरे को गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो चुप होके बैठ जा। और फिर धमकी देते हैं जी, बारी बारी ये प्रशासन भी धमकी देता, दबाव में लेता बिल्कुल ही। हाँ, तो आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हम आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा है नहीं। 2 साल से हम लगातार प्रदर्शन करे, धरने पर बैठे हैं, लेकिन तब भी हमारे कोई सुन नहीं रहा है और उसी वजह से पुलिस आपके पति को ले गई अपने साथ। जी, उसको तो अंदर डाल रखा कस्टडी में। कस्टडी में अंदर डाल रखा है आपके पति को? हाँ जी। आप गई उनके पास, पूछा अधिकारियों से कि कब तक रिहा करेंगे? आपने अधिकारियों से पूछा जाकर कि कब तक रिहा करेंगे? मतलब मैं रात ने बुलाई थी उन्होंने फोन करके ने, तो उसको अंदर रोक रखा था। हाँ, नहीं तो क्या कह रहे, बाहर कब तक आने देंगे? क्योंकि आप लोगों को तो बहुत समय से परेशानी है। हर बार आपको कह दिया जाता है कि नहीं ठीक है, आपको नौकरी हम देंगे, परेशानी आपकी समझ गए हैं और हम आपके हक को मरने नहीं देंगे। लेकिन मूर्ति जी, ये सब कुछ क्या सिर्फ झूठ है और इसके सिवा कुछ नहीं? हाँ जी, आपसे सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। नहीं जी, झूठ तो जी प्रशासन बोल रहा है, प्रशासन झूठा है जी, ये झूठा आश्वासन देता है। ये हमारी गरीब परिवार की नहीं सुन रहा, तो आम लोगों की ये क्या सुनेंगे? कुछ नहीं सुनेंगे साहब जी। ये तो सरासर इसमें प्रशासन की गलती है। आपने डीसी का जिक्र भी किया था अपनी शिकायत में मूर्ति जी। हाँ जी, डीसी साहब को तो बारी बारी देते हैं, जो वहाँ से फैसला आया था तो डीसी साहब ने वो चैलेंज कर दिया कि मेरे पास तो कोई भी जगह नहीं है देने के लिए, ना मेरे पास नौकरी है, और जी इनकी लिखत में भी इन्होंने हमें नौकरी दी थी, हमारे को लिखत में है जी वो। और साहब जी मतलब नहीं, तो अब आप क्या चाहती है मूर्ति देवी जी, आप क्या चाहती है? आप जी, मैं तो है ना न्याय लेना चाहती हूँ, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। न्याय लेना चाहती हैं? हाँ जी। आप चाहती हैं कि आपको आपका जो नौकरी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए, जो आपको कहा गया था, आपको मकान मिलना चाहिए, ये दोनों चीजें आप चाह रही हैं? हाँ जी, जो इन्होंने आश्वासन करा वो मेरा आश्वासन पूरा होना चाहिए। मैं 4 सालों से संघर्ष कर रही हूँ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। इस बार डीसी साहब ने तो ये भी नहीं पूछा, इतने ओले बारिश आई मेरे बच्चों को लेके, मैं इतनी ओले बारिश के अंदर धरने के ऊपर बैठी थी, तो भी डीसी साहब ने झूठे मन से भी ये नहीं पूछा भी मर रहे हैं कि जी रहे हैं। चलिए मूर्ति जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ये कहानी वाकई में दुखद है। एक दंपत्ति परेशान है, सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डीसी आता है, झूठी बातें बोलते हैं और चले जाते हैं। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का नाम भी आ रहा है, उन्होंने भी सिर्फ वादे किए और वो वादे झूठे थे, बेबुनियाद थे, जमीनी हकीकत पे काम नहीं किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास हो। a beating force in style. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर वार मेरी जीरी थले डिग जाती सी ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर
सालों साल चलता ही जाए, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a bathing force in style. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जब कोई इंसान तंग आ जाए, त्रस्त हो जाए और लड़ाई लड़के हार जाए, जब कोई भी रास्ता ना दिखे तो आखिरी रास्ता शायद यही बचता है कि वो कहता है कि आत्महत्या कर लेता हूँ, शायद तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ये ऐसा ही हाल फतेहाबाद के एक दंपत्ति का है जिसको लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसको लगातार झूठे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों को कैसे पूरा करना इस दिशा में काम नहीं हो रहा है। मारपीट होती है उनको उनके घर पर कोई और कब्जा कर लेता है, लेकिन पुलिस वाले महज झूठे वादे करके, झूठे दावे करके पीछे हट जाते हैं। क्या ये सही है? 3 साल से ये पूरा ड्रामा चल रहा है। 3 साल से इंसाफ का इंतजार हो रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे मूर्ति देवी जी बनी हुई हैं और इस बीच दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि हम लगातार फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को फोन कर रहे हैं। वो विधानसभा में व्यस्त है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पा रही, वो भी व्यस्त है विधानसभा की कार्यवाही में। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात किसी से तो हो, लेकिन किसी से भी नहीं हो रही है। SP को हम फोन कर रहे हैं, हम साथ ही साथ DC को भी फोन कर रहे हैं, मीटिंग में होने की वो बात कर रहे हैं, किसी से बात नहीं बन पा रही। लेकिन मूर्ति देवी जी, आप हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे हैं। मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछ रही थी कि आप आखिर क्या चाह रहे हैं, किस तरह का इंसाफ, क्योंकि अभी तक जो गुनहगार हैं आपके, उन तक को सजा नहीं दी गई है। हाँ जी, नहीं दी गई है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से रेनू भाटिया जी भी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रेनू जी, आखिर फतेहाबाद में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक दंपत्ति को इतना परेशान किया जाता है। ये दंपत्ति बता रहे हैं कि हमारे घर में ही आके कुछ दबंग हमारी मारपीट करते हैं, हमारे घर पर कब्जा कर लेते हैं, रजिस्ट्री भी फर्जी तरीके से अपने नाम पे कर लेते हैं। DC कहते हैं कि ठीक है, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपको मकान दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन ना मकान मिलता है, ना सरकारी नौकरी मिलती है। 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी तक ने कहा था कि आपको नौकरी भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मुझे बताया था। रेनू जी, हेलो जी, देखिए, हाँ, मैंने सुना बात को और मुझे बड़ा ताजुब है कि 3 वर्ष से कोई कपल वहाँ बैठा हुआ है अपनी परेशानी को लेकर। किस तरह से वो गुजारा कर रहा होगा, किस तरह से उसे सब चीजों का सामना करना होगा बिना मकान के। और पिछली सरकार की पुलिस ने उसे नहीं देखा और अब भी वो नजर में नहीं आए।
तो ये प्रशासन की चूक का पूरा एक केस है, जिसमें मुझे लगता है पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और किन रीजंस की वजह से वो बैठा है, दोनों तरफ से जस्टिफिकेशन हमें क्या मिलता है, इसको देखकर मुझे लगता है फैसला लेना चाहिए। लेकिन रेणु जी, लोकायुक्त ने फैसला भी इनके हक में दिया था, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तब भी इन्हें सिर्फ हर बार आश्वासन दे दिया जाता कि नहीं आपका हम काम करेंगे। कृष्ण बेदी तक कह रहे हैं, लोकायुक्त ने कहा था। तो क्या इन सब बातों के कोई मायने नहीं है? एक गरीब जाए तो आखिर जाए कहाँ? आत्महत्या करने की बात ये दंपत्ति कर रहा है। रेणु जी सोच सकते हैं परेशानी कितनी ज्यादा होगी इनकी। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जिस भी परेशानी की वजह से वो बैठे थे उसका पूरा जायजा लिया जाना चाहिए और लोकायुक्त के निर्णय के बावजूद अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए कौन दोषी है, ये पूरी जांच होकर उसके दोषी को सजा होनी चाहिए। ये जायजा कौन लेगा रेणु जी? सरकार आपकी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप इस संज्ञान में लाए हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी भी वादा करते हैं। देखिए आप इसको संज्ञान में हमारे लाए हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, पूरी जस्टिफिकेशन होगी इस मामले में होनी भी चाहिए। रेणु जी किसी के नॉलेज में ये बात नहीं आई थी? बहुत से ऐसे मामले होते हैं, नहीं मालूम पड़ता, लेकिन अब अगर सामने आया है मामला तो डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रेणु जी अगर हम इस पूरे मामले की तरफ देखें, यहाँ फतेहाबाद के विधायक की अगर बात करें, बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं, क्या कोई राजनीति हो रही है इस पर भी कि वो इनेलो से हैं, सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में जनता को पीस दो बीच में? बीजेपी के होते तो शायद काम हो जाता। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आम जनता से जुड़े होते हैं और इन विषयों पर राजनीति करने का कोई जो है औचित्य बनता नहीं है। यानी कि आपकी सरकार इस पर राजनीति नहीं कर रही है? देखना ये होगा हाँ। विषय का मूल क्या है, उसके डेप्थ में जाकर देखना होगा कि रीजन क्या है। कई बार आप ठीक है, हम बिल्कुल गहराई में जाएंगे और रेणु जी आपसे भी मैं आग्रह करूंगी कि इसकी पूरी डिटेल जरा आप लीजिए। और आपकी बात संज्ञान में आई है, मैं इस विषय को क्या आप आश्वासन देते हैं? पीड़िता हमारे साथ है मूर्ति देवी जी। मूर्ति देवी जी आप हैं, सुन रही हैं मुझे? चले, मूर्ति जी से संपर्क टूट गया, लेकिन रेणु जी लगातार वो हमारे साथ फोन लाइन पे बनी हुई थी, कह रही थी कि हमारे पास कोई और चारा नहीं, आत्महत्या ही करनी पड़ेगी अगर सरकार ने मदद ना की तो। क्या आश्वासन आपकी तरफ से रेणु जी? बेदी जी पर दोबारा संज्ञान में इस विषय को डालूंगी। चलिए, हमारे साथ इनेलो से इस वक्त निशांत सिंह जी फोन लाइन पे जुड़ गए। निशांत सिंह जी, आखिर ये पूरा मामला आखिर क्यों इसमें इतनी लापरवाही बरती जा रही है? ये दंपत्ति आत्महत्या करने की बात कह रहा है, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा इस मामले पे, आखिर क्यों? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है निशांत सिंह जी के साथ। रेणु जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मैं मूर्ति देवी जी का भी शुक्रिया करना चाहूंगी और कोशिश हम यही करेंगे कि इनकी परेशानी का हल निकाला जाए, क्योंकि गरीब की आवाज जरूर उठानी है। और वो गरीब जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो शायद यही रास्ता अपनाने की बात कही जाती है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जरूर रखिए मूर्ति जी। जो जंग लड़ रहे हैं वो आगे भी जारी रखिए, रास्ता जरूर आपको मिलेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, सदन में महेंद्रगढ़ बलात्कार का मामला, सदन में रेप की गूंज एक बार फिर से गूंजी है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदन में रेप की गूंज सुनने को मिली है। विपक्ष के नेता अभय चौटाला और परविंदर दुल ने इस पूरे मामले को उठाया। सीएम ने सत्र खत्म होने से पहले जवाब देने का भरोसा भी दिलाया है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में महेंद्रगढ़ बलात्कार का जो ये मामला है उसकी गूंज सुनने को मिली। तो आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में एक गैंग रेप कल हुआ था और सवालों के घेरे में बीजेपी थी। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सवालों के घेरे में थे, उनके बेटे पर ये निशान उठ रहे थे, ये सवाल उठ रहे थे और बीजेपी कह रही है कि इसका जवाब जरूर इसी सत्र में दिया जाएगा।